हेलो बच्चों, वेलकम और वेलकम बैक टू BSMS सारथी, योर सारथी वन स्टॉप फ्रेंड फिलोसोफर गाइड इन योर BSMS जर्नी। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कैसे जॉन डाल्टन प्रपोज्ड हिज फेमस एटॉमिक थियोरी टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ वेरियस साइंटिस्ट्स एट दैट टाइम। बट अभी भी प्रॉब्लम ये था कि डाल्टन नेवर सॉ द एटम विथ हिज ओन आइज, दीज वर जस्ट हिज हाइपोथेसिस। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सच्ची में एटम सबसे छोटा इंडिविजिबल पार्टिकल है मैटर का, या हम एटम को भी कट करके उसके अंदर झांक सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहला एक्सप्लेनेशन और ब्रेक थ्रू आफ्टर जॉन डाल्टन वाज द प्लम पुडिंग मॉडल गिवन बाय जे थॉमसन। अभी प्लम पुडिंग मॉडल क्या है, कैसे प्रपोज किया गया, उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि उसके पहले क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए जिसकी वजह से ये प्लम पुडिंग मॉडल प्रपोज किया गया। तो 1896 में जे थॉमसन परफॉर्म्ड हिज फेमस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने क्या किया कि ही टुक अ ग्लास ट्यूब और यहाँ पे उन्होंने एक कैथोड और एक एनोड लिया। और अभी एक इजी ट्रिक बताती हूँ आपको ये लर्न करने के लिए कि नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट को हम कैथोड क्यों बोलते हैं। So basically cations are positively charged particles and you always remember that your cation will go to your cathode। अभी cation जो है वो तो आपका positively charged particle है, so it will go to the negatively charged, opposites attract, so this is the cathode, this is the anode। उन्होंने glass tube लिया, he filled it with low pressure gas and he connected it to a high voltage source। तो अभी एक्चुअली में क्या है कि यहाँ से ऐसे कुछ रेज जाते हैं, कैथोड रेज, बट दीज कैथोड रेज आर इनविजिबल। तो हाउ डिड ही डिटेक्ट दीज रेज? तो उन्होंने क्या किया कि ये जो रेज है, वेन एवर इट स्ट्राइक दीज ग्लास वॉल्स, द ग्लास वॉल्स इट एमिटेड सम ग्लो फ्लोरेसेंस, वो ग्लो करता था। एंड इफ यू कीप एन ऑब्जेक्ट इन द पाथ ऑफ दिस रे, इस ऑब्जेक्ट का हमें शैडो दिखता था। तो इन ऑब्जर्वेशन से उन्होंने ये तो डिड्यूस कर लिया कि देर इज समथिंग दैट इज एमिटेड विच इज ट्रैवलिंग फ्रॉम द कैथोड टू द एनोड। अभी उन्हें ये जो रेज है उसकी प्रॉपर्टीज स्टडी करने थे अंडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बिहेवियर होगा, मैग्नेटिक फील्ड में क्या बिहेवियर होगा। तो उन्होंने क्या किया, ये जो उनका अपना ग्लास, ये वाला जो उनका एक्सपेरिमेंट था, ये वाला जो उनका एक्सपेरिमेंट था, यहाँ पे उनका था कैथोड, यहाँ पे उनका था एनोड, यहाँ पे यू कनेक्टेड टू अ हाई वोल्टेज सोर्स। और उन्होंने इस चेम्बर से ये वाला उन्होंने क्या किया कि ही प्लेस्ड, यहाँ पे एक छोटा सा होल रखा ताकि ये जो बीम्स है इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ ऐसे नैरो बीम्स ओनली। एंड ही प्लेस्ड इलेक्ट्रिक प्लेट्स हियर। यहाँ पे उन्होंने नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट रखा, पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट रखा, ठीक है। उन्होंने ऐसा अपना डिजाइन को मॉडिफाई किया। और उन्होंने क्या देखा कि ये जो कैथोड रेज है ये स्ट्रेट नहीं जा रहे थे, इट वॉज डिविएटिंग टू द एनोड लाइक द पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट। तो इससे ये रियलाइज हुआ कि ये जो बीम्स हैं इसमें कुछ तो नेगेटिवली चार्ज्ड है, इसी वजह से इट इज डिफ्लेक्टिंग टू द पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट। अभी उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किया बाय टेकिंग डिफरेंट गैसेस। वो अलग अलग गैस लिए, हाइड्रोजन लिए, ऑक्सीजन लिए, और हर केस में उन्होंने देखा कि ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के तरफ ही डिफ्लेक्ट हो रहा है। सो दैट इससे हमने ये डिड्यूस किया उन्होंने कि हम कोई भी गैस ले, कोई भी मैटर ले, एवरीथिंग हैज सम नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। बट अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम, उन्होंने तो बोला था कि एटम इज जस्ट न्यूट्रल। तो अभी इसमें एक चेंज आने वाला था बिकॉज जे थॉमसन जस्ट अंडरस्टूड कि एवरी मैटर हैज समथिंग दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। अभी नेगेटिवली चार्ज्ड है मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड भी होना चाहिए, बिकॉज एटम और मैटर बाय इटसेल्फ इज नॉर्मली न्यूट्रल। और इस एक्सपेरिमेंट में आपका एक ये क्वेश्चन होना चाहिए कि ये जो गैस फिल करता है वो लो प्रेशर ही क्यों है, हाई प्रेशर क्यों नहीं है। अभी अगर आप मान लो कि हमें ऐसा एक बीम ऑफ रेज चाहिए, राइट, ऐसे स्ट्रेट बीम ऑफ रेज चाहिए। अभी अगर मान लो बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर है तो यहाँ पे बहुत सारी कोलिजन्स होगी, राइट, बहुत कोलिजन्स होगी एटम्स के बीच में, आई मीन द मॉलिक्यूल्स के बीच में। ये कोलिजन होने की वजह से ना एक एटम जो है
एक पार्टिकल जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल ही नहीं कर पाएगा, कोई उससे टकरा जाएगा और उसका ये जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो शॉर्ट हो जाएगा। इसलिए हम उसे लो प्रेशर रखते हैं टू मिनिमाइज द कोलिजन्स। तो ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के बाद जे थॉम्सन को पता चला कि एटम में देर इज समथिंग विच इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ये तो प्रूव हो गया, अभी नेगेटिवली चार्ज है मतलब पॉजिटिवली चार्ज भी होना चाहिए। तो उन्होंने अपना प्लम पुडिंग मॉडल प्रपोज किया। एंड प्लीज डोंट वरी अबाउट द नोट्स, आप बस समझ लीजिए एंड कमेंट सेक्शन में नोट्स कमेंट कीजिए, आपको नोट्स मिल जाएगा। तो ही प्रपोज द प्लम पुडिंग मॉडल और यू कैन ऑल्सो कॉल इट द वाटरमेलन मॉडल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने क्या कहा कि जो हमारा सपोज मान लीजिए कि अपना एक वाटरमेलन का स्लाइस है, ठीक है। तो जो वाटरमेलन का जो स्लाइस है दैट इज नॉर्मली रेड, ये वाला जो रेड वाला जो पार्ट है उन्होंने कहा कि ये आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट है। और इस पूरे पॉजिटिवली चार्ज्ड बेड में ये जो ब्लैक ब्लैक सीड्स है, दीज सीड्स आर द इलेक्ट्रॉन्स। मतलब बेसिकली सी ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड केक में आप थोड़े थोड़े बादाम डाल रहे हो विच आर नेगेटिवली चार्ज्ड। दिस वॉज योर प्लम पुडिंग मॉडल प्रपोज्ड बाई जे थॉम्सन। अभी अगर थियोरी प्रपोज किया गया, इफ यू हैव टू कम अप विद अ न्यू थियोरी, इट इज ओनली पॉसिबल इफ योर एग्जिस्टिंग थियोरी हैज सम ड्रॉबैक्स। अभी नाउ व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द प्लम पुडिंग मॉडल? ड्रॉबैक ये था कि उन्होंने कहा कि देयर की पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड पूरा बेड है, उसके बीच बीच में थोड़े से नेगेटिवली चार्ज्ड सीड्स है। Now the problem is no system of oppositely charged particles can remain in static equilibrium under the influence of only electrostatic forces. अभी अगर सिर्फ आप बोल रहे हो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ही एग्जिस्ट करता है एक वाटरमेलन में, तो द ओनली फोर्स दैट विल बी एग्जिस्टिंग इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बेसिकली द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। अभी अगर पॉजिटिव और नेगेटिव, जो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को खींचेगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को खींचेगा, ऐसे अगर वो एक दूसरे को खींचते रहे, इट विल फाइनली कोलैप्स, राइट? ऐसे कोलैप्स हो जाएंगे, तो वो इक्विलिब्रियम में तो रह नहीं सकता। इस चीज को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था प्लम पुडिंग मॉडल। एंड ऑल्सो आगे जाके 1911 में रदरफोर्ड कंडक्टेड हिज फेमस गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, उसके ऑब्जर्वेशंस को भी नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था प्लम पुडिंग मॉडल। सो now we come to the Rutherford's experiment. Now we are talking about 1911 when Rutherford conducted his famous gold foil experiment. अभी उन्होंने क्या किया? He took a very thin sheet of gold. Okay, this is a very thin sheet of gold, and he took alpha radiations. Alpha radiations which are basically doubly ionized helium atoms. अभी अल्फा जो अल्फा रेज जो है उसमें आपका 2 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स होता है बेसिकली दिस इज हीलियम, राइट? ये जो उसका नॉर्मली उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होना चाहिए। डबली आयनाइज मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना उसे गायब कर देते हैं। इट इज ओनली 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। दिस इज कॉल्ड डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम विच इज व्हाट अल्फा रे इज। अभी उन्होंने अल्फा रेज बोम्बार्ड कराए इस गोल्ड फॉयल में, तो उनके ऑब्जर्वेशंस क्या है पता है? मेजॉरिटी जो रेज है, ये जो रेज है, मेजॉरिटी रेज ऐसा ही सीधा पास कर गया। कुछ कुछ रेज थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए, लाइक ऐसे सीधा जाने के बजाय कुछ कुछ रेज ऐसे थोड़ा सा ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया स्ट्रेट जाने के जगह। और कुछ कुछ रेज जो था ऐसे बीच में जो रेज थे ना वो एकदम ही 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो गया। अभी देखिए जो प्लम पुडिंग मॉडल है उसमें तो हमने कह दिया कि ये जो मेजॉरिटी ऑफ द बॉडी जो है दैट इज योर पॉजिटिवली चार्ज्ड। और जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल्स है उसमें से हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहे हैं, मतलब बेसिकली उसमें पॉजिटिव चार्ज ही है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर इतना पॉजिटिव चार्ज है तो स्ट्रेट तो नहीं पास करना चाहिए, ऐसे स्ट्रेट तो नहीं पास करना चाहिए, बहुत डिफ्लेक्शंस नोटिस करने चाहिए जो नहीं नोटिस किया गया। तो इसका मतलब ये है कि देयर इज समथिंग। तो ये ऑब्जर्वेशंस को कि मेजॉरिटी स्ट्रेट ट्रैवल करता है, कुछ कुछ थोड़े से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं और कुछ कुछ एकदम ही 180 डिग्री डिफ्लेक्ट हो जाता है, इसे एक्सप्लेन करने के लिए
रदरफोर्ड प्रपोज्ड अ मॉडल. ही सेड कि जो एटम है उसका मैक्सिमम एरिया खाली होता है, उसके बीच में आता है एक न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसी के अराउंड घूम रहे हैं. मतलब ऐसे ही रैंडम घूम रहे हैं. उन्होंने नहीं कहा कि कैसे घूम, जो पाथ है उन्होंने नहीं डिस्क्राइब किया. उन्होंने बस कहा कि जो बीच में है उसमें पॉजिटिव चार्ज है और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं. एंड ऑल्सो इलेक्ट्रॉन्स हैव नेग्लिजिबल मास एज कंपेयर टू योर प्रोटॉन्स. सो हम ये बोल सकते कि जो एटम है उसका मेजॉरिटी ऑफ द मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस, राइट, क्योंकि सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो न्यूक्लियस में ही कॉन्सेंट्रेटेड है. अभी अगर हम ये मॉडल को अज्यूम करते हैं, दिस एक्सप्लेन्स हिज ऑब्जर्वेशन. सिंस यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो नेगेटिवली चार्ज्ड है और यहाँ पे मेजॉरिटी जो मास है वो तो लाइक यहाँ पे मेजॉरिटी मास खाली है एटम का. तो अगर आप जो बीम्स है वो एकदम ऐसे स्ट्रेट पास हो जाएंगे, जो ऐसे दूर से जा रहे हैं, और जो न्यूक्लियस के ऐसे पास से जा रहा है वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और जो एकदम ही न्यूक्लियस से टकरा रहा है वो एकदम 180 डिग्री डिफ्लेक्ट हो जाएगा. तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस तो हम इस मॉडल से समझा देते हैं. लेकिन इस मॉडल में भी कुछ कुछ दिक्कतें आती है. इस मॉडल में ये दिक्कत है कि हम बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है कि ये हमारा न्यूक्लियस है. जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंटिन्यूसली ऐसे सर्कुलर पाथ्स में घूम रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस. बट देयर इज अ प्रॉब्लम कि whenever a charged particle is revolving or moving basically, it will emit electromagnetic radiation. अभी अगर continuously a moving particle or electron will, if it continuously radiates energy, एक टाइम आएगा when it will collapse into the nucleus, तब तो स्टेबिलिटी नहीं बनती है. एंड ऑल्सो उन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस है उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स. तो लाइक हर डिस्टेंस में आपको कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल. सो हर डिस्टेंस में मिल जाएगा, राइट. लाइक आप 1 सेंटीमीटर दूर जाओ, आप 1.1 सेंटीमीटर 1.2 सेंटीमीटर दूर जाओ, हर डिस्टेंस में आपको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा. और मैंने अभी कहा कि अ मूविंग चार्ज इज एमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो इसका ये मतलब है जो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है ना एटम का, मतलब हम जो एनर्जी देते हैं, जो एनर्जी वो रिलीज करते हैं, दैट शुड बी लाइक ऐसा ब्रॉड स्पेक्ट्रा, मतलब ऐसा कुछ स्पेक्ट्रा होना चाहिए, राइट. कंटिन्यूस ब्रॉड स्पेक्ट्रा होना चाहिए विथ आर. लाइक अगर हम डिस्टेंस वेरी करते हैं एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा आना चाहिए, बिकॉज हर आर पे यू हैव सम इलेक्ट्रॉन. लेकिन जो हमारा स्पेक्ट्रा है, जो थियोरेटिकल स्पेक्ट्रा है, वैसा लाइन स्पेक्ट्रा है, बहुत ही शार्प स्पेक्ट्रा आता है. ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था बिकॉज अगर आप हर डिस्टेंस में जाओगे, हर डिस्टेंस पे अगर आपको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तब तो कंटिन्यूस होना चाहिए. ऐसा लाइन, ऐसे डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रा क्यों आता है? ये सब चीजें नहीं एक्सप्लेन हो पा रहा था बाय द रदरफोर्ड्स मॉडल. ऑल्सो ये जो मॉडल है, तभी उन्होंने क्या किया, उन्होंने मास कैलकुलेट किया. ये जो प्रोटॉन्स है उसका टोटल मास प्लस इलेक्ट्रॉन्स के जो टोटल मास है, ये तो चलो मान लेते कि नेग्लिजिबल ही है. अगर उन्होंने मास जोड़ा तो मतलब ये जो मास है और एक एटम का जो मास आता है, जो डाल्टन ने प्रपोज किया था, जो एटम का मास है, इट वाज नॉट मैचिंग विद दिस. जो टोटल मास है वो मैच ही नहीं कर रहा था. तो मतलब देर इज सम अदर अनचार्ज्ड पार्टिकल, क्योंकि चार्ज तो यहाँ पे बैलेंस हो रहा है बट मास बैलेंस नहीं हो रहा है. चार्ज आपका बैलेंस हो रहा है, मास तो नहीं बैलेंस हो रहा है. मतलब देर इज अदर सम न्यूट्रल पार्टिकल विच इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दिस मास. तो जेम्स चैडविक ने, जैसे कि मैं बोल रही हूँ आप बस समझिए, नोट्स तो मैं आपको सेंड कर दूंगी. जेम्स चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया 1932 में. उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिया बेरिलियम अपना नॉर्मल, ये जो लाइट न्यूक्लियस वाले चीज़ें हैं ना, लाइट एटम से, उन्हें लिया गया, और उन्होंने लिया हीलियम. इन दोनों को उन्होंने एकदम बोम्बार्ड किया अंडर सर्टेन कंडीशंस. तो उन्हें पता है क्या मिला,
उन्हें ये मिला विच इज़ हाईली अनस्टेबल, डिकम्पोजेज इनटू कार्बन 16 प्लस एक ये जो पार्टिकल है, ये जो चीज़ है, ये तो आप डिटेक्ट कर लोगे, ये जो चीज़ है न्यूट्रल पार्टिकल, इसे हम बोलने लगे न्यूट्रॉन, विच इज़ अनचार्ज्ड बट इट हैज़ मास। तो अभी हमारा मास बैलेंस भी मैच हो रहा है, चार्ज बैलेंस भी मैच हो रहा है, बट इट कैनॉट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम इज नॉट एक्सप्लेन्ड। तो ये सारे जो दिक्कतें हैं उसे सॉल्व करने के लिए वापस एक नया मॉडल प्रपोज होता है जो है अपना बोर्स मॉडल। लेकिन बोर्स मॉडल समझने से पहले हमें कुछ और चीज़ें समझने पड़ेंगे। तो बोर्स पॉस्टुलेट से पहले मैक्स प्लैंक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक चीज़ का आंसर, ही वेंट टू सॉल्व वन प्रॉब्लम विच इज़ द अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रफी। तो अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रफी, और इस टाइम में आप याद रखिए कि क्वांटम फिजिक्स एग्जिस्ट नहीं करता था, एवरीथिंग वाज क्लासिकल फिजिक्स। नाउ वी विल नॉट गो इनटू द डेप्थ्स ऑफ फिजिक्स, डोंट वरी, मैं आपको बस एक बेसिक यूवी कैटास्ट्रफी क्या है वो समझा देती हूँ। तो पुराने ज़माने में ना, जब सिर्फ क्लासिकल फिजिक्स एग्जिस्ट करती थी, तभी लोगों को ये लगता था कि चलो आप मान लो कि आप एक आयरन ब्लॉक लेते हो, आप इसे गर्म कर रहे हो, आपको शुरू में तो ये ग्रे कलर का दिखेगा, उसके बाद धीरे धीरे वो लाइट ब्राउन या लाइट रेड हो जाएगा, उसे और गर्म करोगे तो वो एकदम ब्राइट रेड हो जाएगा। तो साइंटिस्ट क्या चाहते थे, वो देखना चाहते थे कि हर फ्रीक्वेंसी में कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है। वो एक्चुअली ये चीज़ कैलकुलेट कर रहे थे, बिकॉज उनका ये मानना था कि जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ही हाई आपका एनर्जी। इसका ये मतलब कि एकदम बहुत 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 हाई फ्रीक्वेंसीज में तो इन्फिनिटी एनर्जी होनी चाहिए, बट इन्फिनिटी एनर्जी का मतलब आप समझ रहे हो, मतलब ये है कि अगर आप इसे ज़्यादा हीट करोगे, क्या इसका मतलब कि आयरन जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारा स्पेक्ट्रा है उसमें अगर हम देखें कि गामा रेज है, जो एनर्जी है ये सबसे ज़्यादा है, राइट? या फिर हम बोल सकते हैं कि इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। फिर अगर हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, विजिबल लाइट, फिर यूवी लाइट, फिर इंफ्रारेड, तो मतलब आप देख रहे हो कि मतलब ऑन करते ही वो बोल रहे हैं कि जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ही ज़्यादा एनर्जी एमिट कर रहा है। मतलब क्या एक आयरन बार आप बोलना चाहते हो कि एक्सरे गामा रेडिएशन एमिट करने लगेगा? ये होता है क्या? नहीं होता है। तो इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन क्या है? इस चीज़ का कुछ एक्सप्लेनेशन समझ में ही नहीं आ रहा था। तो मतलब बेसिकली आप समझ लो कि आप एक पार्टी में गए हो, उसमें आपका एक डाइनिंग टेबल है, ठीक है। शुरू में कुछ स्टार्टर्स है जो बहुत चीप है, ठीक है। उसके बाद कुछ मीडियम रेंज के स्टार्टर्स है। उसके बाद एंड में, ये जो एंड है, यहाँ पर आपके बहुत सारे एकदम हाई प्राइस वाले कुछ स्टार्टर्स हैं। अभी क्लासिकल फिजिसिस्ट के अकॉर्डिंग ये जो चीप है, ये जो मतलब आपका जो टोटल बजट है पार्टी का, मान लो आपका टोटल बजट 1000 रुपये है। ये जो 1000 रुपये है, इसमें से आपको चीप को कुछ शेयर देना पड़ेगा, मतलब कुछ पैसों से आपको चीप स्टार्टर्स खरीदने पड़ेंगे, कुछ पैसों से आपको मीडियम प्राइस वाले स्टार्टर्स खरीदने पड़ेंगे, और कुछ प्राइस से आपको हर एक हाई वाले जो स्टार्टर्स है ना, हर एक स्टार्टर को आपको कुछ कुछ शेयर देना पड़ेगा। अभी अगर आप कुछ मतलब जितना आपका फ्रीक्वेंसी हाई होते जाएगा उतना ही ज़्यादा आपका स्टार्टर बढ़ते रहेगा। उसका ये मतलब कि आपका जो टोटल एनर्जी है, मतलब यहाँ पे जो कॉस्ट है, हर स्टार्टर को आपको कुछ कुछ शेयर देना पड़ेगा, राइट? तो मैं क्या बोली कि जितना आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है उतना ही आपको एनर्जी का शेयर देना पड़ेगा। इसका तो ये मतलब हुआ कि जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी या टोटल बजट तो आपका इन्फिनिटी होना चाहिए, बिकॉज हाई फ्रीक्वेंसी में तो बहुत सारे स्टार्टर्स मिल जाएंगे। अभी आप एक्सप्लेन कैसे करोगे? इनफाइनाइट रेडिएशन या इनफाइनाइट एनर्जी तो हमें कभी नहीं मिलती है। इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैक्स प्लैंक केम अप विथ हिज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी मतलब उन्होंने क्या कहा कि
आपका टोटल बजट तो है 1000 रुपये, इसका सपोज मान लो कॉस्ट 10 रुपये है, इसके 50 रुपये है, लेकिन जो हाई एनर्जी वाले हैं पर हाई एनर्जी स्टार्टर का प्राइस 50,000 है। क्या आप इस 1000 रुपये के बजट में चीप वाले स्टार्टर्स खरीद सकते हैं? बहुत सारे। मीडियम वाले स्टार्टर्स खरीद सकते हैं? बहुत सारे। हाई एनर्जी वाले खरीद सकते हैं क्या? एक भी नहीं खरीद सकते। तो उन्होंने कहा कि जो भी एनर्जी, अभी आप स्टार्टर को एनर्जी समझ लीजिए, ठीक है, या फ्रीक्वेंसी समझ लीजिए। तो उन्होंने कहा कि हर फ्रीक्वेंसी का एक कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी होती है। सो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो कभी भी ऐसा इनफाइनाइट एनर्जी तो नहीं हो सकता है। अब जितना एक आयरन रॉड या आयरन जो है, जितना एनर्जी, जितना हम हीट करेंगे एक लिमिट तक ही वो एनर्जी रिलीज करेगी, नॉट इनफाइनाइट। तो बेसिकली ये जो मान लीजिए कि आपका स्टेयरकेस है, ठीक है, ये आपका नॉर्मल एक स्टेयरकेस है। तो मैक्स प्लैंक ने ये कहा कि एनर्जी आपका, कि आप फर्स्ट फ्लोर पे खड़े रह सकते हो या सेकंड फ्लोर पे खड़े रह सकते हो, लेकिन ये जो बीच का जो पार्ट है ना, वहां पे आप नहीं खड़े रह सकते हो। मतलब एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं है, एनर्जी ऐसे पैकेट्स में एग्जिस्ट करती है एंड हर पैकेट की एक कीमत होती है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फ्रीक्वेंसी। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फ्रीक्वेंसी, और वी कैन से कि ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा के एनर्जी इज इक्वल्स टू एच म्यू। दिस इज योर क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। Then comes our photoelectric effect, and also this is why हमारे फेमस साइंटिस्ट आइंस्टाइन को इतना रिकग्निशन मिला है, ना कि एनर्जी इज इक्वल्स टू mc²। हमें लगता है कि इसके लिए उन्हें इतना रिकग्निशन मतलब मिला है, बट दिस इज इज मोर इम्पोर्टेंट डिस्कवरी। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर आप एक मेटल प्लेट लेते हो, उसमें आप लाइट या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, आप लाइट शाइन करते हो, तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होता है। और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो एनर्जी है, उन्होंने पहले बहुत ही कम एनर्जी से स्टार्ट किया, फिर वो एनर्जी को बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, और वो नोटिस की कि कुछ कुछ सर्टेन एनर्जी पर ही ये जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। तो इससे उन्हें ये पता चला कि ये जो लाइट है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं, that itself has packets। मतलब जिसे हम क्वांटा, मतलब जो मैक्स प्लैंक ने कहा था, ये जो पैकेट है ना, उसे हम क्वांटा बोलते हैं, एक पैकेट को एक क्वांटा बोलते हैं। तो और जो हमारे आइंस्टाइन है, उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि हमारे लाइट विच इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स, और सर्टेन नंबर ऑफ पैकेट्स या सर्टेन एनर्जी वैल्यू ऑफ पैकेट्स पर ही ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। हमें तो पहले क्या लगता था कि लाइट वेव नेचर शो करता है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला कि लाइट पैकेट या फिर पार्टिकल नेचर शो करता है। तो अभी दोनों चीज़ें, लाइक कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आपका रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, उसमें आपका लाइट जो है वो वेव नेचर, पार्टिकल नेचर दोनों शो करता है। फिर डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये सारी जो चीज़ें हैं, इसमें सिर्फ वेव नेचर आता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जहाँ पर आपको लाइट का पार्टिकल नेचर देखने मिलता है। सो दिस shows us the dual nature of electromagnetic radiation। और ये जो just to go into a little bit more detail of this photoelectric experiment, जो हमारा इलेक्ट्रॉन का मतलब अगर सपोज मान लो कि आप एक एनर्जी, आप एक क्वांटा, इतना आप इंसिडेंट लाइट देते हो। अभी ये जो प्लेट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है एक पर्टिकुलर एनर्जी से वो बंधा हुआ है, राइट। मान लो कि वो ये एनर्जी है, और आप जो लाइट, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे हैं, आप उसका काइनेटिक एनर्जी तो मेजर कर सकते हो। मान लेते कि काइनेटिक एनर्जी आपका 12 mv² है। पता है ये कितना 12 mv² एक्चुअली में कितना होता है? वो होता है, हमने जो लाइट इंसिडेंट किया था वो माइनस जिस एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन ऐसे बंधा हुआ होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी। दिस इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन।
तो हमने इससे ये सीखा कि द इंसिडेंट लाइट मस्ट हैव सम मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, कि थ्रेशोल्ड एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए इन ऑर्डर फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू बी एमिटेड। द करंट फ्लो, जो अभी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, मतलब एक करंट तो फ्लो होगा जो आप डिटेक्ट कर सकते हो। इट इज़ स्पॉन्टेनियस व्हेन द लाइट स्ट्राइक्स, ऐसा नहीं कि आप लाइट स्ट्राइक कर रहे हो और फिर 5 मिनट बाद इलेक्ट्रॉन्स या करंट फ्लो हो रही है, नहीं, इट इज़ स्पॉन्टेनियस एंड द करंट इज प्रपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ आर इंसिडेंट लाइट। द इंटेंसिटी, जो ये इंटेंसिटी है, it affects the number of electrons but it will not affect their energy. Energy is only dependent on हम कितना एनर्जी यहाँ से हम प्रोवाइड कर रहे हैं। The intensity, मैं इसे लिख देती हूँ, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि intensity does not affect energy, it only affects number of electrons। तो ये सब चीज़ें सब कुछ हो गया। उसके बाद आता है हमारा बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। उसके बाद हमारा बोर्स मॉडल आता है। अभी पता है कि बोर्स मॉडल में क्या क्या पोस्टुलेट्स है, मतलब उन्होंने भी ये सारे ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए अपना थियोरी रखा। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन और इनका जो है ये ओनली हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही एप्लीकेबल है, राइट, ऐसे वाले एटम्स के लिए। तो उन्होंने कहा द इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम इट कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी। दीज पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट्स और स्टेशनरी स्टेट्स। मतलब उन्होंने कहा कि ये जो न्यूक्लियस है उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होती है, बट हर आर डिस्टेंस, ऐसे किसी भी आर पर आपको नहीं मिलेगा। एक लाइक सर्टेन वेल डिफाइंड प्री डिफाइंड रेडियस है जहां पर ही आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ऐसे कहीं पर भी कंटिन्यूस नहीं मिलेगा। एंड दीज ऑर्बिट्स आर सर्क्यूलरली अरेंज्ड अराउंड द न्यूक्लियस। कीप दिस इन माइंड, उन्होंने कहा था सर्क्यूलर, बाद में इसे गलत प्रूव किया जाएगा। ये उनका फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है कि द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इट डज नॉट चेंज विथ टाइम। ये नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं मतलब वो कंटिन्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट कर रहे हैं, नहीं। रेडिएट तब करेगा व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स, ये न्यूक्लियस है, ये एक है, ये एक है। इट विल ओनली रेडिएट एनर्जी जब वो हाई एनर्जी ऑर्बिट से लो एनर्जी ऑर्बिट जाएगा, तब उसका एनर्जी रिलीज होगा। और अगर हम बाहर से एनर्जी रिलीज दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कैन कम फ्रॉम अ लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू अ हायर एनर्जी ऑर्बिट। एंड ऑल्सो यहाँ पर तो हमने बोल दिया है कि कुछ ही प्री डिफाइंड रेडियस या ऑर्बिट्स या स्टेशनरी ऑर्बिट्स में ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं। तो अभी हमें पता होना चाहिए ना कि वो वेल डिफाइंड एनर्जी क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये जो MVR, इसे क्या बोलते हैं पता है? एंगुलर मोमेंटम। m इंटू वी क्या होता है? लीनियर मोमेंटम। उसे आप रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो तो उसे हम एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। एंगुलर मोमेंटम शुड बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π। दिस इज द, जैसे कि हमारा पैसा होता है उसका बेसिक, आज के दिन में उसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 1 रुपीज। वैसे ही एनर्जी का मिनिमम वैल्यू इज दिस H/2π। इसका मिनिमम वैल्यू ये होता है एनर्जी का। और जो उसी आर में आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा जहां पर एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस बेसिक एनर्जी करेंसी। MVR इज इक्वल्स टू NH/2π। N आपका ऑर्बिट नंबर है, लाइक फर्स्ट एनर्जी स्टेट, सेकेंड एनर्जी स्टेट। एंड H/2π को हम H क्रॉस भी लिख सकते हैं, जिसे हम प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं। सो MVR इज इक्वल्स टू NH क्रॉस। इस ही कंडीशन पे आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा एट दिस R डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। उसके बाद उन्होंने एक और चीज कैलकुलेट किया कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो लगेगा ही। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिकॉज इट इज रोटेटिंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, विच यू कैन
रिमेंबर फ्रॉम योर क्लास 12 जिसे हम mv²/r से डिनोट करते हैं, और जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जो फोर्स है वो अगर आपको याद है कि Q1 Q2/r² होता था, इसे हम 1 ले रहे हैं इस केस में। Q1 Q2 दोनों को ही हम इलेक्ट्रॉन्स, तो हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें ना बैलेंस होनी चाहिए। लाइक जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो आपका बैलेंस होना चाहिए। सो यू कैन से कि mv²/r इज इक्वल्स टू e²/r²। तो यहाँ से हमें मिलता है कि वेलोसिटी इज e²/mr। ठीक है, उसके बाद हम इन दोनों चीज़ों को मिक्स करते हैं, तो हमें क्या मिल रहा है कि mvr इज इक्वल्स टू nh/2π। आप यहाँ पर थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, तो v इज इक्वल्स टू nh/2πmr, विच ऑल्सो इम्प्लाइज, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, v इज इक्वल्स टू e²/mr। तो हम अभी इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। e²/mr इज इक्वल्स टू nh/2πmr। अभी हमारा जो एक इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब हाफ mv² प्लस e²/r। अभी हम यहाँ पे प्लस नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे। पता है क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस के बीच में है, राइट। इसका भी चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, बट इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, इसका पॉजिटिव चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव है, तो Q1 Q2 आपका माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, इसलिए हम यहाँ पर माइनस लिख रहे हैं। सो टोटल एनर्जी तो ये है, तो इसे हम लिख सकते हैं e²/2r माइनस e²/r, राइट। mv² का वैल्यू हम यहाँ से लिख दिए, 2 यहाँ से आ गया, माइनस e²/r विच इज इक्वल्स टू, हम ये बोल सकते हैं इस कंडीशन से हम ये बोल सकते हैं कि मतलब ये जो इक्वेशन है इसे हम बस स्क्वायर कर रहे हैं। e²/mr इज इक्वल्स टू, अब देखो मैं इसे बस स्क्वायर करूँगी, n²h²/4π²m²r²। ठीक है, हमने बस स्क्वायर किया, तो इससे हम बोल सकते हैं कि r इज इक्वल्स टू n²h²/4π²me², राइट। तो ये सारी चीज़ें ना आप लर्न मत करो, आप समझ जाओगे तो खुद से ही एग्जाम में कर लोगे। सो देयरफॉर वी कैन से आवर टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस e², तो इसका क्या होता है टोटल, अगर हम ऐड करें e²/2r, सो e²/2r विच इज इक्वल्स टू माइनस e²/2 इंटू n²h²/4π²me², सब कट पीट के आ जाएगा -2π² me⁴/n²h²। ये सारी चीज़ें नॉर्मली क्वेश्चंस ये होता है कि अगर आपका n ऑर्बिट में है, लाइक सेकंड n इज इक्वल्स टू 2 है या n इज इक्वल्स टू 4 है, तो एनर्जी कैसे वैरी करेगा, मतलब इन दोनों के एनर्जी का रेशियो क्या होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन इज इन द सेकंड ऑर्बिट एंड इलेक्ट्रॉन इज इन द फोर्थ ऑर्बिट, तो आपका एनर्जी का क्या रेशियो होगा। तो आप अगर एग्जैक्ट फॉर्मूला चाहिए जो बहुत रेयर की ज़रूरत पड़ती है, तो आप ये डेरिवेशन कर लो, या बस आप याद रखो कि एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n²। इससे आपको हमेशा जो रेशियो वाले जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ ही जाएगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको ये हम समझाएंगे कि बोर्स इक्वेशन में या बोर्स थ्योरी में क्या दिक्कतें थी, उसे कैसे सॉल्व किया, एंड हाउ डू वी कम टू द करेंट एक्सेप्टेड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ओके, जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।